हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का दूसरा हिस्सा, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। मेरा ऐसा मानना है आप लोगों ने ऑलरेडी ये वीडियो, पहला वाला जो वीडियो था ऑन द टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम, ये आप देख चुके हैं। अगर आपने बाय चांस मिस किया है तो लिंक जो है उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसमें जो पहला वीडियो था जहां पर हमने बात किया था केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ अहम किस्से को, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम आखिर होता क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्हाई द केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, लॉ ऑफ मास एक्शन, एक्सप्रेशन ऑफ केसी, ऐसे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया है। लेकिन ये चैप्टर, ये टॉपिक्स खत्म नहीं हुआ था और इसीलिए आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम का जो दूसरा हिस्सा है, जहां पर उससे भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए ज़्यादा जरूरी है। और वो टॉपिक्स क्या है ये देखिए। एक्सप्रेशन ऑफ केपी, लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्रेशन ऑफ केसी किया था। केसी क्या है, केपी क्या है, आज हम फिर बताएंगे आपके लिए। एक्सप्रेशन ऑफ केपी, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। What is the relation between the Kp and Kc, जहां से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आखिर ये जो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, Kp की बात कर रहे हैं, Kc की बात कर रहे हैं, इनका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, उसकी चर्चा करेंगे हम। और आखिर में ले सटेलियर प्रिंसिपल। मेरा मानना यह है कि इस चैप्टर का अगर कोई सबसे ज्यादा यूनिक सेलिंग पॉइंट है, यूएसबी जिसको बोलेंगे, तो है ये वाला पॉइंट, ले सटेलियर प्रिंसिपल, जो हमें ये बताता है कि अगर आप एक रिएक्शन का केमिकल इक्विलिब्रियम जान चुके हैं तो कैसे आप उस रिएक्शन को कंट्रोल करेंगे, कैसे आप उस रिएक्शन से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे वन बाय वन। पहले शुरुआत करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ केपी की। ओके, चलिए हम बात करें एक्सप्रेशन ऑफ केपी की, जो हमारा आज का पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा, एक्सप्रेशन ऑफ केपी। लेकिन हम केपी जानने से पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि सर आखिर केसी आपने क्या बोला था। चलिए लिखते हैं एक बार, एक रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, ए प्लस बी इक्विलिब्रियम साइन गिव यू सी प्लस डी। ये एक रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है, आपको देख के समझ में आ रहा है। इस रिएक्शन का अगर मैं कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा, कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा, Kc का एक्सप्रेशन होगा c टू दी पावर c d टू दी पावर d डिवाइडेड बाय a टू दी पावर a b टू दी पावर b। बात यह है कि सर आपने थर्ड ब्रैकेट में लिखा है। हम थर्ड ब्रैकेट में जब भी कुछ लिखते हैं इस चैप्टर के अंदर, you have to understand it means I am talking about their molar concentration or rather equilibrium molar concentration। तो अगर मैं ऐसा लिखूं तो गलत नहीं होगा। सपोज इफ आई राइट C, दैट इज द इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C, इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D एंड इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, एंड इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन। फिर बात यह है कि सर केसी हमें समझ में आ गया था, फिर केपी अचानक से क्यों। सर केपी बस इसलिए समझिए कोई एक रिएक्शन, सपोज ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन द गैसियस फेज, रिएक्टेंट भी गैस, प्रोडक्ट भी गैस। तो ऐसे केसेस में व्हेन द रिएक्शन वेयर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर इन द गैसियस फेज, ऐसे केस में हम उनका मोलर कंसंट्रेशन को सिंपली रिप्लेस करते हैं, बाय देयर पार्शियल प्रेशर। ओके, और मैं बोलूंगा इन इक्विलिब्रियम सिंपली द मोलर कंसंट्रेशन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द मोलर और इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर। एक बार फिर से बताऊंगा मैंने बताया केसी में हम लोग लेते हैं इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट।
जब हमारा रिएक्शन सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स अब गैसियस स्टेट में है, तब हम लोग लेंगे इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो क्विकली अगर हम लिख देंगे, यहां पर ही लिखूंगा मैं, ओके। केसी आपके सामने है, सो लेट मी राइट, I can write in another ink. Let me write the pressure equilibrium constant Kp is partial pressure of C to the power C partial pressure of D to the power D divided by equilibrium partial pressure of A, equilibrium partial pressure of B. So you have to remember that all this partial pressure in equilibrium condition. क्यों equilibrium condition? क्योंकि हमने क्या लिखा है, देखिए, प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका मतलब यह है कि A, B, C, D जो भी है गैसेस, ये सब इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर हम लोग लेंगे। लेकिन यहां पर एक सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, जो स्टूडेंट हमें पूछते हैं कि सर ये पार्शियल प्रेशर के बारे में भी अगर एक बार बता देंगे तो हमें और अच्छा रहेगा। तो चलिए हम ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर के बारे में बताएंगे, लेकिन इस केस में आपको और एक बार बता दूं, पार्शियल प्रेशर या प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग कब लेते हैं, जब आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, यहां पर जब गैसियस स्टेट में है, जब गैसियस स्टेट में है तब हम लोग लेते हैं प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके, वेयर Pc, Pd, Pa, Pb आर द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ C, D, A, B। इतना काफी है समझने के लिए। लेकिन जो चीज जरूरी है अभी कि सर ये पार्शियल प्रेशर क्या है, तो चलिए हम आपको पार्शियल प्रेशर के बारे में भी इसी स्क्रीन में समझा देते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या है। सर पार्शियल प्रेशर के बारे में आप बात कर रहे हैं। पार्शियल प्रेशर, पहली बात ये समझ लीजिए, ये रिएक्शन है जिसमें 4 कंपोनेंट है, 2 प्रोडक्ट 2 रिएक्टेंट, परफेक्ट। अब ये चारों गैसेस आर आइडियल इन नेचर। फिर एक सवाल, सर आइडियल नेचर का मतलब? आइडियल नेचर का मतलब है कि A, B, C, D आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, ओके। सो कंसीडर, मैंने ऐसा एक वॉल्यूम लिया है जहां पर मैंने 4 गैसेस लेने हैं, ओके। मैंने 4 गैसेस लिया है, कंसीडर A, B, C और D, 4 गैसेस है, मिक्सचर ऑफ 4 गैसेस। मैंने 4 अलग अलग बॉक्स दिखाया क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहूंगा दे आर नॉन रिएक्टिंग विथ ईच अदर, ओके। सो A, B, C, D। सोचिए कि A का कंट्रीब्यूशन है पार्शियल प्रेशर लेट से 5 एटमॉस्फेयर, B का है 3 एटमॉस्फेयर, C का है 2 एटमॉस्फेयर और D का है 1 एटमॉस्फेयर। तो फिर टोटल प्रेशर क्या है? टोटल प्रेशर इज 5 + 3 + 2 + 1 10। टोटल प्रेशर है 10। अब ये टोटल प्रेशर में A का कंट्रीब्यूशन क्या है? दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ A। सो आई विल राइट पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज 5/10, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज 3/10, partial pressure of C is 2/10 and partial pressure of D is 1/10. This is the concept of the partial pressure. टोटल प्रेशर में उस गैस का कंट्रीब्यूशन कितना है, दैट इज द पार्शियल प्रेशर। यहां पर मैं एक चीज और अहम चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये टॉपिक एंट्रेंस से जुड़ा हुआ है। हमेशा याद रखिएगा पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द गैस। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, ओके। 2 चीजें, अहम चीजें बताया मैंने। पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, ओके। विथ दिस वी आर कंक्लूडिंग द एक्सप्रेशन ऑफ Kc, ओके। एक्सप्रेशन ऑफ Kp का एक्सप्रेशन हमने किया है। नाउ वी गो फॉर द एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द Kp एंड Kc, ओके। सो लेट्स डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। जैसे मैंने बताया ये क्वेश्चन
से दो हिस्से से सवाल आ सकता है। एक तो थ्योरी, कैसे आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं जो मैं दिखाने जा रहा हूं। दूसरा इसका न्यूमेरिकल। ओके, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। लेट्स से ए रिएक्शन ए in gaseous state, B also in gaseous state, इक्विलिब्रियम है दोनों के बीच में। ओके, एंड जितने भी मेरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है सब गैसियस स्टेट में है। अच्छी बात है। सो इसका केपी का एक्सप्रेशन हम लोग साफ साफ लिखेंगे। अभी अभी हमने लिखा था दैट इज द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C, इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर D डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ B। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब आप मोलर कंसंट्रेशन Kc लिख रहे हैं तब हम थर्ड ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। जब मैं पार्शियल प्रेशर लिख रहा हूं आई एम यूजिंग द फर्स्ट ब्रैकेट। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ओके, अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि वी आर कंसिडरिंग गैसेस आर आइडियल। ओके, सो आइडियल फॉर आइडियल गैसेस वी नो। ओके, फॉर आइडियल गैसेस PV इक्वल्स टू nRT। अच्छी बात है, हमें पता है। अब देखिए मैंने बताया था दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। इट मींस इफ आई से PA लिखूंगा तो ये हो जाएगा PAV इक्वल्स टू NaRT। ओके, PAV इक्वल्स टू NaRT और PA इज इक्वल्स टू Na/V/RT और PA इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ ART। जब मैंने ऐसा लिखा बहुत अच्छा नहीं लगा, बहुत अच्छा नहीं लगा। सर हमें समझाइए ये क्या है। चलिए हम बताते हैं। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, मैंने पहले ही बताया था। पार्शियल प्रेशर, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आपने जैसे लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ले लिया मैंने। PA इक्वल्स टू V को Na के नीचे लेके गए। क्यों लेके गए? बिकॉज वी नो द कंसंट्रेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अब सवाल है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, ये कंसंट्रेशन है। आपने नंबर ऑफ मोल्स लिया किसका है? A का। कंसंट्रेशन किसका होगा? A का। सो PA इक्वल्स टू ART। सिंपली हम लोग लिखेंगे PB is equals to BRT. Similarly, PC is equals to CRT and PD equals to DRT. I hope ये सबके लिए बहुत आसान हो गया अभी समझना, क्योंकि जब आप A का नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं तो A का कंसंट्रेशन होगा, जब आप B का नंबर ऑफ मोल्स लेंगे तो B का कंसंट्रेशन होगा, जब आप C का नंबर ऑफ मोल्स लेंगे तो C का कंसंट्रेशन होगा, जब D का लेंगे तो D का कंसंट्रेशन होगा। सो दिस इज ए रिलेशनशिप। हमने क्या एस्टेब्लिश कर लिया? पार्शियल प्रेशर के साथ कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन है वो हमने सीधा सीधा यहाँ पर एस्टेब्लिश किया है। अब हम क्या करेंगे? अब यही सब वैल्यू ओके जो मैंने लिखा है वी आर गोइंग टू पुट इट हियर। सो क्या मैं ऐसा लिखूंगा? ओके, PC के जगह पर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? CRT होल टू दी पावर C DRT होल टू दी पावर D डिवाइडेड बाय ओके ART होल टू दी पावर A एंड BRT होल टू दी पावर B। ऐसा मैंने लिखा है। ओके, हम डेरिवेशन को आगे रखेंगे। फिलहाल ये जो छोटा सा हिस्सा हमने लिखा था ये हमारे स्टूडेंट को अच्छे से मालूम है। मैंने इसको खाली डिलीट कर दिया, ओके, इरेज कर दिया और यहाँ पर एक लाइन खींच दी ताकि ये अलग वो अलग आपको समझ में आए। सो विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। सो CRT, सो आई कैन राइट नाउ C टू दी पावर C into RT to the power C। ओके, होल C था, C to the power C गया, R to the whole to the power C आया। सिमिलरली यहाँ पर हम लिखेंगे D to the power D और RT whole to the power D लिखूंगा डिवाइडेड बाय हम यहाँ लिखेंगे A to the power A RT whole to the power A। ओके, देन B to the power B RT whole to the power B। ऐसा लिखा मैंने। अब इसको मैं रीअरेंज करूंगा। कैसे रीअरेंज करूंगा? ओके, सो लेट मी राइट अगेन। आई एम टॉकिंग अबाउट द KP
Kp हमने यहां से शुरुआत किया था, वही Kp चल रहा है। C टू दी पावर C को मैंने पहले लिख दिया, D टू दी पावर D को मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाय A टू दी पावर A एंड B टू दी पावर B, ये सबको रख दिया। अब देखिए ऊपर कौन है, ऊपर है R टू दी पावर C रह गया, R टू दी पावर D रह गया, डिवाइडेड बाय RT टू दी पावर A रह गया और RT टू दी पावर B रह गया। आपको अभी ये समझ में तो आ गया कि ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूं ऐसा, हमने पहले ही जानते हैं KC इक्वल्स टू C टू दी पावर C D टू दी पावर D डिवाइडेड बाय A टू दी पावर A एंड B टू दी पावर B। ये KC का एक्सप्रेशन है, ये भी KC का एक्सप्रेशन है, तो क्योंकि सेम टू सेम है हम इसको लिखेंगे KC। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि हमारा एम क्या है, हमारा एम है रिलेशन एस्टेब्लिश करना बिटवीन KP एंड KC। KP पहले से था, KC हमें मिल गया, ये वाला हिस्सा डिस्कस कर रहे हैं। नाउ इसको हम लिखेंगे RT होल टू दी पावर C प्लस D डिवाइडेड बाय RT होल टू दी पावर A प्लस B। ओके, ऐसा ही होगा, वेरी सिंपल, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होता है। सो हम लिखेंगे KP इक्वल्स टू KC RT होल टू दी पावर C प्लस D माइनस A प्लस B, और अल्टीमेटली हम लिखेंगे KP इक्वल्स टू KC RT whole to the power delta n. So this is my relation. Kp equals to Kc RT whole to the power delta n. Now what is delta n? Quickly मैं लिखूंगा यहाँ पर. Okay, delta n क्या है? Delta n equals to C plus D minus A plus B. इसको क्या बोलेंगे? Number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant. That is very, very important. That is very, very important. Why this is important? Because यहाँ पर जो डेल्टा इन जब हम कैलकुलेट करेंगे, we are only going to consider the number of moles of the gaseous product and gaseous reactant. यहाँ पर बहुत ध्यान से समझ में याद रखना चाहिए, अगर हमारा रिएक्टेंट में गैस और लिक्विड या गैस और सॉलिड दोनों है तो हम सॉलिड या लिक्विड की नंबर ऑफ मोल्स को कंसिडर नहीं करेंगे। वी आर ओनली गोइंग टू कंसिडर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस reactant. So this is the relationship between the Kp and Kc. Now very quickly यहीं से हम और दो चीजें बता देंगे, फिर ये टॉपिक को खत्म करेंगे, हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। That Kp और Kc के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कभी कभी सवाल आते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द Kp एंड Kc। देखिए साफ साफ अगर आप यहां पर देखेंगे, ध्यान से खाली इस बॉक्स को ध्यान में रखिए। ओके, ओनली इन दिस बॉक्स। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि Kp एंड Kc डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। वेरी सिंपल, बिकॉज RT टेम्परेचर है वहां पर, सो Kp एंड Kc डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। फर्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ Kp एंड Kc इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर। क्योंकि कोई भी टर्म नहीं है, देखिए यहां पर ना कंसंट्रेशन वाला टर्म है, ना प्रेशर वाला, ना वॉल्यूम वाला, उस पर डिपेंड नहीं करता। The value of Kp and Kc does not change by the presence of catalyst. Catalyst के प्रेजेंस से Kp और Kc का वैल्यू चेंज नहीं होता। और सबसे अहम, Kp और Kc का यूनिट नहीं होता। हम लोग यूनिट नहीं लिखते, यूनिटलेस। Kp और Kc का वैल्यू, यू जस्ट राइट द वैल्यू। ओके, सो दैट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। अच्छा, और एक बात यह है कि Kp और Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा, वो डिपेंड करता है आपने एक रिएक्शन को लिखा कैसे है। ओके, एक रिएक्शन को कैसे लिखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो विद दिस वी आर डन विद दिस टॉपिक ऑफ Kp एंड Kc। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट डिस्कशन। सो अब तक जो हमने बात कर रहे थे बार बार, that Kp, Kc, प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसका आखिर यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तो चलिए हम दो अहम एप्लीकेशन के डिस्कशन कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज
to know the concentration, okay, to know the equilibrium concentration, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। सोचिए एक रिएक्टेंट है, ओके, रिएक्टेंट गिव यू प्रोडक्ट, तो अगर मुझे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सी टू नो सॉरी यहां पर लिखेंगे हम लोग टू नो द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू पता है, अगर मुझे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट पता है, तो मैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बता सकता हूं। On the other hand, if we know the equilibrium concentration of the reactant and if you have the value of equilibrium constant, okay, then we can easily find out the equilibrium concentration of the product. मतलब very simple, इसका वैल्यू पता है, इसका पता है, ये निकल जाएगा, ये पता है तो ये वैल्यू निकाल सकते हैं। as simple as that, okay? तो ये संभव क्यों हो रहा है? This is only possible if you know the value of the equilibrium constant. So I'll take it as one of the application of the equilibrium constant. Okay? क्या मैंने बताया? If I know the equilibrium concentration of the product, if I know the Kc, reactant निकल जाएगा. Equilibrium concentration of the reactant we can find out. If we know the equilibrium concentration of the reactant, if we know the equilibrium constant of reaction, then equilibrium concentration of the product हम निकाल सकते हैं. And the second one, to know the extent of the reaction, to know the extent of the reaction, to know the extent of the reaction. एक रिएक्शन आखिर जा कहां तक रहा है, कौन से डायरेक्शन में ये जा रहा है. To know the extent of the reaction, पहले वाला मैंने ऑलरेडी बताया था. So extent of the reactions की बात करेंगे. We already told you that Kc is equals to equilibrium concentration of the product divided by equilibrium concentration of the reactant. Now, case number 1. If the value of Kc is more than 10 to the power 3. Now, Kc का वैल्यू 10 to the power 3 से ज्यादा है. आपने एक चीज देख सकते हैं यहां पर, that value of Kc is directly proportional to the concentration of the product. आपको दिख रहा है Kc का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब Kc का वैल्यू अगर ज्यादा है, मुझे प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहा है. इट मींस द रिएक्शन इज फेवरेबल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. नंबर 1. नंबर 2, इफ द Kc का वैल्यू 10 टू द पावर -3 से भी कम है, इट मींस हमें प्रोडक्ट कम मिल रहा है. सो रिएक्शन इज नॉट फेवरेबल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल है ही नहीं. एंड नंबर 3, इफ द वैल्यू ऑफ Kc बिटवीन 10 टू द पावर 3 टू -3, इस रेंज में अगर है, देन वी विल गेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन. तब Kc हमारा सिग्निफिकेंस हो जाता है. देन Kc बिकम वेरी वेरी सिग्निफिकेंट. सो दीज आर द applications or use of the equilibrium constant. Now we go for the Le Chatelier principle. अब का जो टॉपिक मैं बात करने जा रहा हूं वो इस चैप्टर का सबसे अहम कड़ी है. क्यों सबसे अहम कड़ी है? क्योंकि अभी तक जो हमने नॉलेज गेन किया, एक इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्यों होता है, किस पे डिपेंड करता है, उसका आखिर हमें फायदा क्या है. हमें फायदा कुछ इस प्रकार से है. See, as a chemist, we want the maximum amount of product. हमें ये चाहिए. रिएक्शन क्या चाहता है? रिएक्शन चाहता है इक्विलिब्रियम में जाने के लिए. इक्विलिब्रियम में जाने के लिए ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है 4 चीजों पे. इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर, इट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम. हमें सारे चीज अगर मालूम है तो with the help of this principle, Le Chatelier principle के मदद से we can get the maximum product.
ना व्हाट इज द ले सटलियर प्रिंसिपल? ले सटलियर प्रिंसिपल हमें यह बता रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है और वो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इट ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द 4 पैरामीटर: कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ओके, एक रिएक्शन इफ इट इज अंडर द इक्विलिब्रियम और आपने बाहर से उसको डिस्टर्ब किया ना, डिस्टर्ब का मतलब आपने कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया या टेम्परेचर को चेंज कर दिया या प्रेशर को चेंज कर दिया, वॉल्यूम चेंज कर दिया। अगर आपने कोई भी पैरामीटर जिस पे वो इक्विलिब्रियम डिपेंडेंट है अगर आपने चेंज किया तो रिएक्शन खुद को इस तरीके से एडजस्ट करेगा, रिएक्शन खुद से इस तरफ जाएगा जिधर जाने से जो बाहर का स्ट्रेस, जो बाहर का डिस्टर्बेंस आपने किया उसको मिनिमाइज कर सके, नलिफाइड कर सके, so that reaction want to establish the equilibrium again. So let me state all these things in one statement. What is the principle? Here I go. If a reaction is under chemical equilibrium and the reaction is being disturbed from the outside by changing the concentration or temperature or pressure or volume, reaction will try to go in such a direction, reaction will try to do the adjust itself so that the external effect should be nullified. जो बाहर का जो आपने डिस्टर्बेंस किया था उसको कम करा जाए और रिएक्शन वापस इक्विलिब्रियम में जाए। कैसे होता है ये हम लोग ये एक एक करके डिस्कस करेंगे। Okay, we are going to discuss by taking one parameter so that we can understand better and better. ये चीज डिस्कस करने के लिए मैं एक रियल एग्जांपल लूंगा। I am going to take you a real example and that is the synthesis of ammonia by Haber process. Okay, synthesis of ammonia by Haber process, जहां पर मैं ये सारी बातें आपको one by one डिस्कस कर सकता हूं। Write down. So सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे effect of concentration, effect of concentration हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया एक एक करके हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। effect of concentration, let the reaction nitrogen plus 3 hydrogen give you ammonia plus heat प्रोड्यूस करता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आपके लिए मैं लिख भी देता हूं, इट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट प्रोड्यूस होता है। उसकी बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल कंसंट्रेशन की बात। नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन 2, आप क्या देख रहे हैं, 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स यू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, रिएक्शन का एक इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी है जहां पर रिएक्टेंट का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फिक्स्ड है, प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फिक्स्ड है। ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या हुआ, आप सोचिए आपने बाहर से नाइट्रोजन ऐड कर दिया, यू एडेड सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द आउटसाइड, तो नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ा तो नाइट्रोजन किधर जाएगा, आप देख सकते हैं रिएक्टेंट अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ ज्यादा रिएक्ट करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्यों, उससे ये जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन आपने ऐड किया था उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। सेम थिंग पॉसिबल विद द हाइड्रोजन, अगर आपने हाइड्रोजन ऐड कर दिया बाहर से तो रिएक्शन फिर भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। क्यों, क्योंकि जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आपने ऐड किया वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब जाएगा तब वो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, हमें अमोनिया ज्यादा मिलेगा। और एक चीज क्या कर सकते हैं, सपोज मैंने अमोनिया का कंसंट्रेशन आपने ऐड कर दिया, अभी नाउ यू ऐड अमोनिया, तो रिएक्शन किधर जाएगा, इट विल गो इन द रिवर्स डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो फिर क्या होगा, तो अमोनिया डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन देना शुरू कर देगा, मतलब इस केस में आपको प्रोडक्ट कम मिलेगा। तो फिर अगर मैं ये पूछूं आपको कि आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे अमोनिया ज्यादा मिले, पहला चीज आप नाइट्रोजन ऐड करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हम ऐड करेंगे, ओके, और लेट मी राइट नाइट्रोजन हम लोग ऐड करेंगे। सिमिलरली आप हाइड्रोजन को भी ऐड करेंगे। और तीसरा चीज जो आप कर सकते हैं दैट इज यू रिमूव अमोनिया फ्रॉम द मिक्सचर। आप अमोनिया को मिक्सचर से ऐड ना करके आप अमोनिया को निकाल दो। अमोनिया को जैसे ही निकाल देंगे अमोनिया का कंसंट्रेशन कम हो गया,
अमोनिया का कंसंट्रेशन कम हो गया तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम में जाने की कोशिश करेगा। कैसे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करेगा और ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ताकि अमोनिया को प्रोड्यूस कर सके और ज्यादा, सो दैट द रिएक्शन कैन रीच द इक्विलिब्रियम अगेन। सो अगर हमें प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए, हम तीन चीजें कर सकते हैं। यू कैन ऐड नाइट्रोजन, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यू कैन ऐड हाइड्रोजन, तब भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और यू कैन रिमूव द अमोनिया, तब भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि जब अमोनिया को कम कर रहे हैं, अमोनिया को कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। सो ये हमें समझ में आ गया। नाउ वी गोइंग टू टॉक अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर, दैट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होगा, चलिए हम यहां पर टेम्परेचर की बात करेंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? okay, so that is our second point of discussion. Okay, that is our second point of discussion, effect of temperature. Effect of temperature. चलिए फिर से वही रिएक्शन, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन इक्विलिब्रियम में है, अमोनिया है प्लस हीट। सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप क्या देख रहे हैं, फॉरवर्ड, दिस इज फॉरवर्ड। ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा है। यहां चीज बता दूं, हीट और टेम्परेचर सेम नहीं है। हीट इज द कॉज, टेम्परेचर इज द इफेक्ट। तो क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा। बैकवर्ड डायरेक्शन में ऑब्वियसली क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन ऑब्वियसली होगा एंडोथर्मिक, मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है। दिस इज द कंडीशन दैट यू हैव टू रिमेंबर। आप सोचिए ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, आपने बाहर से और हीट दिया और एनर्जी दिया और टेम्परेचर बढ़ाया, तो क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा है, उसको टेम्परेचर नहीं चाहिए। आपने अगर टेम्परेचर दिया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, रिएक्शन खुद से बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर कम हो रहा है। लेकिन अगर आपने रिएक्शन का टेम्परेचर कम कर दिया, रिएक्शन का टेम्परेचर मैंने कम कर दिया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम में जाने की कोशिश करेगा। इसके लिए क्या करेगा, वो रिएक्शन खुद से उस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जहां पर टेम्परेचर या हीट और ज्यादा प्रोड्यूस हो। ओके, एंड दिस इज हाउ दे विल मेंटेन द इक्विलिब्रियम अगेन। नाउ द थर्ड एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ओके, इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम। ओके, तो पहली बात यह है कि सर आपने और क्यों बताया, प्रेशर और वॉल्यूम क्यों कहा? सर प्रेशर और वॉल्यूम इसलिए मैंने बताया बिकॉज द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। आप अगर वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो, या प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ये हमने ऑलरेडी जानते हैं, ओके, फ्रॉम द बॉयल्स लॉ, ये हम जानते हैं ऑलरेडी। तो चलिए इसी का असर हम देखते हैं कैसे हम लोग देख सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। फिर से हम वही वाला रिएक्शन लेंगे, नाइट्रोजन, ओके, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव यू अमोनिया प्लस हीट। तो यहां पर ऐसे रिएक्शन में सबसे पहले जो आपको देखना पड़ेगा वो ऐसा है कि रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स है और प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, और सब लोग गैसियस स्टेट में है कि नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर सॉलिड है या लिक्विड है, ऐसे रिएक्शन में प्रेशर या वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मेरा रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर लिक्विड या सॉलिड स्टेट में है, उसमें प्रेशर और वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जैसे मैंने बताया कि रिएक्शन में आपको देखना पड़ेगा सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब गैसियस स्टेट में है कि नहीं। जैसे मैंने जो लिया है इसमें गैसियस स्टेट में है। फिर दूसरा अहम चीज ये हो जाता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स इन द रिएक्टेंट। यहां पर देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 1 + 3, 1 + 3 4 मोल है इधर। प्रोडक्ट में कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 2 मोल। इसका मतलब रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज्यादा है,
प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम है। एकदम आसान तरीके से समझा रहा हूं मैं, क्योंकि ये हिस्सा ऐसा है जो आपके एग्जाम में सवाल आएगा ही आएगा। और दूसरी बात, एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी ये समझना जरूरी है। सो मैंने बताया कि रिएक्टेंट में आपका 4 मोल्स है, प्रोडक्ट में 2 मोल्स है। आप अगर आपने प्रेशर दिया, ओके, प्रेशर अगर देंगे वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। अगर वॉल्यूम कम करना है, मैं किधर जाऊंगा? मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही वॉल्यूम कम हो रहा है। ओके, सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मुझे प्रेशर, इस रिएक्शन में अगर मैंने प्रेशर दिया, वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम किधर कम होगा? प्रोडक्ट के डायरेक्शन में कम होगा। तो रिएक्शन विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जैसे जाएगा हमारा वॉल्यूम कम हो जाएगा। जो आपने एक्स्ट्रा प्रेशर दिया था, जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहा था, अभी वो नलिफाइड हो जाएगा। सपोज मैंने प्रेशर कम कर दिया। प्रेशर कम करने का मतलब क्या है? वॉल्यूम ज्यादा। वॉल्यूम ज्यादा, इसका मतलब क्या होगा? रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों आएगा? क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा बैकवर्ड डायरेक्शन में ही तो हो रहा है। ओके, सो ये हमें ये पता चल गया कि प्रेशर का क्या रोल है या वॉल्यूम का क्या रोल है। अगर आप प्रेशर देंगे, रिएक्शन उधर जाएगा जिधर जाने से वॉल्यूम कम होता है। प्रेशर कम करेंगे, रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिधर आपको वॉल्यूम बढ़ता है। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि मुझे अमोनिया, बिकॉज हमें प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए, हमें प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा? मैं प्रेशर ज्यादा दूंगा, बहुत ज्यादा प्रेशर दूंगा। जितना ज्यादा प्रेशर दूंगा, रिएक्शन उधर जाएगा जिधर जाने से वॉल्यूम कम होता है। आप देख रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में वॉल्यूम कम हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मुझे ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, तो मैं इस रिएक्शन के लिए प्रेशर ज्यादा दूंगा। सो दैट इज द रोल ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम टू द इन द इक्विलिब्रियम। सो आई होप इस डिस्कशन से हमारे सारे स्टूडेंट को इफेक्ट कंसंट्रेशन का क्या है, टेम्परेचर का क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम का क्या है, सारी चीजें हमने डिस्कस किया है। कैटलिस्ट, ये बात मैंने जानबूझ के नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखा? पूछा भी जाता है एग्जाम में, क्योंकि एक चीज याद रखिए कि कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट रिएक्शन को इक्विलिब्रियम का डिस्टर्ब नहीं करता, ये हमने पहले भी बताया है। कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। हाँ, कैटलिस्ट रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ा सकता है, कैटलिस्ट से हम इक्विलिब्रियम जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन कैटलिस्ट एक इक्विलिब्रियम को, पोजीशन को कभी चेंज नहीं कर सकता। ओके, यहां पर एक छोटा सा चीज और बता दूं ताकि आपको और अच्छा लगे। अगर एक रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस गिव यू 2HI, ओके, 2HI, ये भी गैस है। इस रिएक्शन में क्या है? इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे, मेरा टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितना है? A1 + 1 मोल, मतलब इधर है 2 मोल, इधर भी 2 मोल। सो इधर जो वॉल्यूम है, इधर का वॉल्यूम दोनों सेम टू सेम है। अगर आप देखेंगे, सो रिएक्टेंट का नंबर ऑफ वॉल्यूम और प्रोडक्ट का वॉल्यूम दोनों सेम है, क्योंकि रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स सेम है। ऐसे रिएक्शन में जहां पर रिएक्टेंट भी गैस, प्रोडक्ट भी गैस, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है, ऐसे केस में प्रेशर और वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, प्रेशर का भी कोई रोल नहीं होगा। दैट इज अनदर पॉइंट दैट वी नीड टू रिमेंबर। सो विद दिस वी आर कंक्लूडिंग दिस द टॉपिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, हम लोग फिर जल्दी आएंगे 11 का ही कोई और एक अच्छा सा टॉपिक लेके। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।